हेलो नमस्कार वेलकम एवरीबॉडी वेलकम टू अवलोकन आईएएस। माय नेम इज सुदर्शन मिश्रा। और अभी हम पीटी 365 के सीरीज में हम अभी कर रहे हैं पॉलिटी का सेक्शन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का। और अभी इससे पहले हमने तीन टॉपिक्स देख लिए हैं। अब फोर्थ टॉपिक सेंटर स्टेट रिलेशंस पे आते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है वो फिस्कल फेडरलिज्म के बारे में है। तो शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले जानेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों है। क्योंकि रिसेंटली कुछ स्टेट्स ने फाइनेंशियल रिसोर्सेज के शेयरिंग को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया है। और ये इशू बहुत ही सीरियस है क्योंकि इससे हमारा फेडरल स्ट्रक्चर डायरेक्टली इफेक्ट होता है। और फिस्कल फेडरलिज्म होता क्या है, पहले ये फिर से जानते हैं। फिस्कल फेडरलिज्म सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये बताता है कि फेडरल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच फंडिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, इसके बारे में बात करता है ये। और इंडिया के फेडरल सिस्टम कैसे फंक्शन करते हैं, फिस्कल पावर्स कैसे एलोकेट होते हैं, ये सब फेडरलिज्म के अंदर आता है, फिस्कल फेडरलिज्म के अंदर आता है ना। फिस्कल का टर्म से ही मतलब समझ लो पैसे से रिलेटेड होगा। ठीक। और फिर उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है इंडिया के फिस्कल फेडरलिज्म अरेंजमेंट के को लेकर के। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिफाइन किया गया है 7 शेड्यूल में। आर्टिकल 246 के तहत यूनियन और स्टेट्स के बीच टैक्स बेसिस को क्लियरली डिलिनिएट करता है ये आर्टिकल। ठीक है। और कौन कौन से टैक्सेस कौन कौन लगा सकता है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू के बारे में बात करें तो टैक्स रेवेन्यूज को यूनियन और स्टेट्स के बीच कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है, उसका क्लासिफिकेशन भी कुछ इस तरह करके है। आर्टिकल 269 के तहत टैक्सेस जो सेंटर लिवाई और कलेक्ट करता है, लेकिन कंप्लीटली स्टेट्स को असाइन किए जाते हैं वो टैक्सेस। ठीक है। फिर 269 ए के तहत इंटरस्टेट ट्रेड या कॉमर्स में जीएसटी को लिवाई और कलेक्ट करना, जैसे कि जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन के बेस पर सेंटर स्टेट्स के बीच का डिस्ट्रीब्यूट किया जाना। ठीक है। तो ये आर्टिकल 269 में ए में आता है। फिर आर्टिकल 270 के तहत टैक्सेस जो यूनियन लिवाई और कलेक्ट करता है, जैसे कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, पर्सनल इनकम टैक्स हो गया, सेंट्रल जीएसटी एक्सेट्रा। और फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे यूनियन और स्टेट्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट जो किए जाते हैं। ठीक है। तो ये सब आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू में आ जाएंगे। ठीक। फिर इस डिवॉल्यूशन का बेसिस क्या होता है कि किस तरह डिवॉल्व करना है टैक्सेस को स्टेट्स के बीच। तो दो तरह की बेसिस होती है, एक वर्टिकल डिवॉल्यूशन होगी और एक हॉरिजॉन्टल डिवॉल्यूशन होगी। वर्टिकल डिवॉल्यूशन में ये डिविजिबल पूल जो है स्टेट्स के शेयर का होता है, जो अभी 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे 41% है। ठीक है। और हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन जो है ये स्टेट्स के एलोकेटेड शेयर को डिफरेंट स्टेट्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करने का फॉर्मूला होता है। और 15th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग इसके क्राइटेरिया कुछ इस तरह है, जैसे इनकम डिस्टेंस 45% से रिलेटेड है, एरिया 15%, पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, क्योंकि सेंसस उसके बाद तो अभी तक हुआ नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग 15%। फिर डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के हिसाब से 12.5%। फिर फॉरेस्ट इकोलॉजी के हिसाब से 10%। और टैक्स एंड फिजिकल फ्रीडम, फिजिकल एफर्ट्स के हिसाब से 2.5% उनको मतलब एलोकेट करने का ये फॉर्मूला है 15 फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग। अच्छा, फाइनेंस कमीशन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में भी बात करेंगे आगे। और शायद मैंने एक बार बात भी किया हुआ है पॉलिटी बूस्टर सीरीज में, आप उसमें भी जाकर के एक बार देख लेना। और अगर आपको डिटेल में समझना हो तो फाइनेंस कमीशन के बारे में। अच्छा, एक और बात कि 16 फाइनेंस कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है। ठीक है। उसके चेयरमैन कौन है ये आप एक बार देख लेना, जनरल नॉलेज के लिए जरूरी है। ठीक। अब इसके बाद में फिर हम आते हैं ग्रांट्स इन एड पे। तो ये आर्टिकल 275 के तहत सेंटर स्टेट्स को ग्रांट्स इन एड प्रोवाइड करता है। फिर बोरोइंग्स के बारे में आते हैं तो आर्टिकल 292 के तहत यूनियन गवर्नमेंट को पावर्स हैं मनी बोरो करने की, चाहे वो कंट्री के अंदर हो या बाहर। आर्टिकल 293 के तहत स्टेट गवर्नमेंट्स सिर्फ इंडिया के अंदर ही बोरो कर सकती हैं, बाहर जाकर के नहीं बोरो कर सकती, ये पावर नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के पास। और इसके रिगार्डिंग यूपीएससी में एक बार प्रीवियस क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा होगा तो उस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है इकोनॉमी के सेक्शन में करके, कि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पावर होता है कि नहीं बाहर बोरो करने का कि नहीं, इसको लेकर के रिसेंटली आया हुआ है। शायद ये 2018 से 23 के आसपास के बीच का ही किसी एक ईयर में आया हुआ है, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है। तो ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फाइनेंस कमीशन पे आता रहता है सवाल, तो फाइनेंस कमीशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाइनेंस कमीशन को आप इग्नोर मत करना। आर्टिकल 280 के तहत, ठीक है, ये प्रोवाइड एक्ट के तहत ये एक फाइनेंस कमीशन प्रोवाइड किया जाता है जो यूनियन और स्टेट्स के बीच के रिसोर्सेज को, रिसोर्स शेयरिंग की एजुडिकेशन करता है ये। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट आपने देख लिया, फाइनेंस कमीशन भी जरूरी है, फाइनेंस कमीशन पढ़ लेना एक बार आप सही से।
ठीक है, 16th फाइनेंस कमीशन के बारे में थोड़ा पढ़ लेना उनकी और सबसे बेहतर होगा वेबसाइट पे ही जाके सीधे पढ़ना, फाइनेंस कमीशन की वेबसाइट पे। 16th फाइनेंस कमीशन की वेबसाइट आपको आराम से गूगल करोगे मिल जाएगा। ठीक है, फिर स्टेटस ऑफ स्टेट फाइनेंसेस के पे आते हैं। स्टेट्स जो है अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का सिर्फ 58% ही अपने रेवेन्यू सोर्सेस से फाइनेंस कर पाते हैं। और स्टेट्स का डेट टू जीडीपी रेशियो जो है 27.5% मार्च 2023 के अकॉर्डिंग है, जो कि काफी हाई लेवल है। इसके बाद में ये स्टेट फाइनेंसेस का स्टेटस के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, सोर्सेज ऑफ स्टेट रेवेन्यू। स्टेट रेवेन्यू के सोर्सेज क्या क्या हैं? तीन सोर्सेज हैं, एक टैक्स रेवेन्यू है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है, और ग्रांट्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। यानी स्टेट जैसे सपोज उत्तर प्रदेश है तो उसको तीन जगह से रेवेन्यू उसको होती है। एक तो वो उत्तर प्रदेश को जब टैक्स लगाता है तब उत्तर प्रदेश के नॉन टैक्स रेवेन्यूज होते हैं वो, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट से उसको ग्रांट्स मिलती हैं वो। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पर उत्तर प्रदेश कह रहा हूँ, उसी तरह मतलब पूरे देश जितने स्टेट्स हैं उनके भी सेम ही तीन सोर्सेज हैं। ठीक है, जैसे टैक्स रेवेन्यू हुआ स्टेट्स का जो अपना टैक्स रेवेन्यू में स्टेट का जो अपना टैक्स रेवेन्यू हुआ वो, और टैक्स जो सेंटर की तरफ से उसको कलेक्ट करना है वो। ठीक है, और ओन टैक्स रेवेन्यू में फर्दर ये डिविजन्स हैं। आप एक बार ये डिविजन्स देख लेना, ये सारे आपके इकोनॉमिक सेक्शन के हैं। ठीक है, इसको मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, डिटेल में जाऊंगा फिर ये काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस पे। ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि बिहार और आंध्र प्रदेश ने स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड की थी। अभी आपको याद होगा जब चुनाव जीता था, मतलब जनरल इलेक्शन जब खत्म हुए थे तो बिहार और आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बात चल रही थी। अ, तो उसके रिगार्डिंग ये न्यूज में था। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होता क्या है? स्पेशल कैटेगरी स्टेटस एक क्लासिफिकेशन है जो सेंटर उन स्टेट्स को असिस्ट करने के लिए देता है जो ज्योग्राफिकल और सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज का सामना करते हैं। इसे पहली बार जो है 1969 फिफ्थ फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पर इंट्रोड्यूस किया गया था, और 1969 में जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दी गई थी। ठीक है, और बाद में सिक्किम, त्रिपुरा वगैरह को भी एससीएस मिला था। एससीएस स्टेट्स को गाडगिल मुखर्जी के फॉर्मूला के बेसिस पे ग्रांट्स मिले थे, है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी स्टेट को एससीएस स्टेट के रूप में कैटेगराइज करने का कोई प्रोविजन नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है स्पेशली। ठीक है, लेकिन कुछ आर्टिकल्स हैं जिसमें स्पेशल आपको उसमें मिल जाएंगे, लक्ष्मीकांत में भी कुछ स्टेट्स के लिए स्पेसिफिकली, जैसे आर्टिकल 371 हुआ, 371 ए से लेकर एस तक, और 371 जे के तहत कई स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजंस अवेलेबल है ना। तो उसके बाद फिर 14 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस एग्जिस्ट करना बंद हो गया है, और अब किसी भी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ग्रांट नहीं किया जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट को अभी जो स्पेशल फंडिंग पैटर्न है वो सब ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशन के बेसिस पर है, एससीएस के बेसिस पर नहीं है। ठीक है, मतलब एक तरह एससीएस, ये ध्यान रखना आपको, एससीएस 14 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद बंद हो चुका है। ठीक है, क्राइटेरिया क्या है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए? हाई और डिफिकल्ट टेरेन होना चाहिए, लो पॉपुलेशन डेंसिटी होनी चाहिए, स्ट्रेटेजिक लोकेशन होना चाहिए, इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस होनी चाहिए, और नॉन वायबल नेचर होना चाहिए स्टेट फाइनेंसेस का। ठीक है, फिर स्पेशल पैकेजेस के बारे में बात करते हैं। इसका भी काफी न्यूज में आपने सुना होगा। ये भी बिहार और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर्स ने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स के लिए स्पेशल फाइनेंशियल पैकेजेस की डिमांड की थी। और स्पेशल पैकेजेस उन स्टेट्स को प्रोवाइड किया जाता है जो ज्योग्राफिकल और सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। उन्हें एडिशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस और अदर बेनिफिट्स ऑफर करा जाता है। ठीक है, और स्पेशल पैकेजेस प्योरली डिस्क्रिशनरी होता है, ये नीड बेस्ड हो सकते हैं, लेकिन नीड स्पेशल पैकेज ग्रांट करने का अप्रोक्सीमेट रीजन नहीं होता है। और ये आर्टिकल 282 के तहत एडिशनल ग्रांट है जो मिसलेनियस फाइनेंशियल प्रोविजंस के अंदर अंतर्गत में आता है। ठीक है, उसके बाद फिर आर्टिकल 282 जो है वो डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स स्टेट और सेंटर के को एम्पावर करता है। ठीक है, 282 के तहत सेंटर जो है स्टेट को डिस्क्रिशनरी ग्रांट के तौर पे पैसा कुछ दे सकता है, ताकि वो किसी भी पब्लिक पर्पस के लिए ग्रांट्स और उसका इस्तेमाल कर सके, इवन इफ वो उनके रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के अंदर ना हो। ठीक है, उसके बाद में फिर आते हैं हम सिक्स शेड्यूल में। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ आर्टिकल 282 डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स का है, ये सेंटर और स्टेट्स को कोई भी ऐसा ग्रांट देने के लिए एम्पावर करता है, ताकि भले वो उसके लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के अंदर हो चाहे ना हो।
ठीक है, वो तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, वो आर्टिकल 282 वो पावर ग्रांट करता है। फिर सिक्स शेड्यूल के बारे में आते हैं, ये काफी न्यूज में रहता है और ये काफी न्यूज में था भी पिछले साल 2024 में, तो इसलिए थोड़ा यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है भी। लद्दाख को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सिक्स शेड्यूल में इंक्लूड हो करने की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। और आपको याद भी होगा, एक फेमस इंजीनियर हैं, मैं नाम अभी रिकमेंड नहीं कर सॉरी याद नहीं कर पा रहा हूँ। उन्होंने काफी ज्यादा आंदोलन भी किया था इसके रिगार्डिंग कि सिक्स शेड्यूल में लद्दाख का नाम हो। शायद वो वांगचुक, सोनम वांगचुक हैं, जिनके नाम पे वो थ्री इडियट्स भी बनी थी। तो उन उसके उन्होंने काफी ज्यादा दिन तक इसमें भूख हड़ताल भी किया था। न्यूज में रहा था, उतना ज्यादा तो न्यूज में नहीं रहा था क्योंकि मीडिया तो ये सब चीज कवर करती नहीं है। लेकिन द हिंदू जो उन्होंने पढ़ा होगा या इंडियन एक्सप्रेस, तो उसमें काफी न्यूज में था ये। ठीक है, तो सिक्स शेड्यूल में है क्या? सिक्स शेड्यूल जो है आर्टिकल 244 टू के तहत बारडोली कमेटी के रिकमेंडेशंस का रिजल्ट है। और ये गवर्नर को सिक्स शेड्यूल एरिया स्टेट्स में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल क्रिएट करने की पावर देता है। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल, इस सब के बारे में लक्ष्मीकांत में बड़ी ठीक ठाक से दिया हुआ है। फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल स्टेट्स के बारे में दिया हुआ है उसमें, अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा तो मैं शॉर्ट में यहाँ बता दे रहा हूँ। देखो, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो होते हैं मैक्सिमम इसके 30 मेंबर्स हो सकते हैं, 4 गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट होते हैं और 26 इलेक्टेड होते हैं। अभी 4 स्टेट्स में 10 ऐसे एडीसीज हैं। ठीक है, और ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल जो होते हैं वो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्पेसिफिक ट्राइब के लिए कवर करते हैं, ये ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल। ठीक है, और ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल को फॉरेस्ट मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, इनहेरिटेंस, मैरिज, सोशल कस्टम जैसे सब्जेक्ट पर लॉज बनाने का पावर होता है। और इन्हें लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का, टैक्सेस इम्पोज करने का, ट्रेडिंग रेगुलेट करने का, मिनरल एक्सट्रैक्शन से रॉयल्टीज कलेक्ट करने का भी पावर होता है। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल में डिफरेंस क्या क्या है। देखो, फिफ्थ शेड्यूल में जो है वो करेंटली 10 स्टेट्स में एप्लीकेबल फिफ्थ शेड्यूल। ठीक है, और ये दीज आर एरियाज डिक्लेयर्ड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट इसको डिक्लेयर करते हैं। सिक्स शेड्यूल में जो है वो सिर्फ 4 स्टेट्स में एप्लीकेबल है सिक्स शेड्यूल। वो 4 स्टेट्स आपको याद रखने की जरूरत है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल टीएसी होती है फिफ्थ शेड्यूल स्टेट्स में। और सिक्स शेड्यूल स्टेट्स में एडीसीज और एआरसीज होते हैं। एडीसी और एआरसीज ऊपर बता दिया था मैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल्स। ठीक है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल। और पावर जो होता है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, वो लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा क्रिएट की जाती है। और स्टेट और कुछ लिमिटेड पावर्स होती हैं, और जो कि ज्यादातर एग्जीक्यूटिव ही होती हैं। ठीक है, और एक्सटेंसिव इसके पास ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल के पास एक्सटेंसिव पावर्स होती है, इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव भी होती है, लेजिस्लेटिव भी होती है, जुडिशियल पावर भी होती है, जो कि सारी कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव होती है। तो सिक्स शेड्यूल जो स्टेट्स हैं इसके अंदर जो बॉडीज हैं एडीसीज, एआरसीज, इनके पास ज्यादा पावर होती है कंपेरेटिव टू फिफ्थ शेड्यूल स्टेट्स। ठीक है, और पीसा एक्ट जो है 1996 का, ये काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसका फुल फॉर्म है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। ये 1996 में पास हुआ एक एक्ट है, इसको मैं ब्रीफ में बता देता हूँ कि देखो, ये एक्ट मेनली पास हुआ था ट्राइबल राइट्स और उनके सेल्फ गवर्नेंस को और उनके कल्चर ट्रेडिशंस को बचाने के लिए। ठीक है, और इसका मेन पर्पस यही था कि ट्राइबल कम्युनिटीज को ज्यादा एम्पावर किया सके, ताकि वो वहाँ की जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा यानी विलेज असेंबलीज हुई, ठीक है, उसके पास थोड़ी पावर आए, और ताकि वो अपना डेवलपमेंट और अपना ट्राइब, अपना कल्चर हुआ, कस्टम हुआ, उस सबको देख सके, उनके जो रिसोर्सेज हैं उसका प्रोटेक्शन कर सके। तो पीसा एक्ट यही है 1996 में, और ये काफी पावरफुल एक्ट था उस समय के लिए, और अभी भी है। ठीक है, तो इसमें देखो, इसकी एप्लीकेबिलिटी है फिफ्थ शेड्यूल में, लेकिन सिक्स शेड्यूल में नहीं है, क्योंकि इस एडीसीज और एआरसीज अपने आप में ही अच्छी खासी पावर रखती है। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स में हम ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी रिसेंटली 2 जून को तेलंगाना के फॉर्मेशन का 10 साल कंप्लीट हुआ है, इसलिए ये न्यूज में है। और इसमें जानने वाली बात ये है कि प्रोसीजर क्या है न्यू स्टेट फॉर्म करने का।
तो इसमें देखो प्रोसीजर ये है कि आर्टिकल 3 में एग्जिस्टिंग स्टेट के एरियाज बाउंड्रीज या नेम को अल्टर करने और न्यू स्टेट के फॉर्म करने का प्रोविजन है, ठीक है। आई होप आपको याद होगा ये आर्टिकल 3। और जिनको नहीं याद है, सिटीजनशिप चैप्टर जब मैंने पढ़ाया हुआ है तो उसमें है आर्टिकल 2 से लेकर के आर्टिकल सॉरी यूनियन यूनियन वाला चैप्टर पढ़ाया हुआ है। सिटीजनशिप तो आर्टिकल 5 से शुरू होता है। यूनियन एंड यूनियन गवर्नमेंट वाला चैप्टर पढ़ाया है मैंने, उसमें आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 कवर किया हुआ है, उसको आप पढ़ लेना कायदे से। पॉलिटी बूस्टर सीरीज में ही है वो, ठीक है। तो हाँ, आर्टिकल 3 मैंने बता दिया। तो देखो आर्टिकल 3 इसके अकॉर्डिंग क्या है, पावर जो है पार्लियामेंट के लॉ के थ्रू न्यू स्टेट फॉर्म कर सकती, पार्लियामेंट जो है कोई लॉ के थ्रू न्यू स्टेट फॉर्म कर सकती है बाय सेपरेटिंग अ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, या फिर कोई दो स्टेट को यूनाइट करके, या फिर कोई दो स्टेट के पार्ट्स को यूनाइट करके, या किसी एक स्टेट के कुछ पार्ट्स को यूनाइट करके, ठीक है। यानी ऐसा समझो कि जो भी नया स्टेट फॉर्म करने की पावर है वो पावर पार्लियामेंट के पास है, इन शॉर्ट, ठीक है। प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन की भी जरूरी होती है। ऐसा बिल पार्लियामेंट के आइदर हाउस में से प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, बिना उनकी रिकमेंडेशन पे नहीं इंट्रोड्यूस किया जाता, ठीक है। और इसके लिए कंसल्टेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के लिए बिल रिकमेंड करने से पहले जो बिल है किसी स्टेट के किसी स्टेट के एरियाज बाउंड्रीज या नेम को अफेक्ट करता है, जिस भी स्टेट के नेम्स और बाउंड्रीज को अफेक्ट करता है, प्रेसिडेंट उस बिल को उस स्टेट की लेजिस्लेचर को रिफर करते हैं, ताकि वो स्पेसिफाइड टाइम के अंदर अपना व्यू एक्सप्रेस कर सके, ठीक है। तो ये होता है। फिर पार्लियामेंट एक सिंपल मेजोरिटी के साथ ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन लेके आती है, और एक नया स्टेट क्रिएट हो जाता है उसके बाद। फिर और अच्छा, इसके बाद फिर फॉर्मेशन क्योंकि राजस्थान पड़ा है तो, ठीक है। तो वहां पे अभी वो 10 डिस्ट्रिक्ट्स को डिसॉल्व कर दिया गया था। जब नई सरकार बन के आई है तो 10 डिस्ट्रिक्ट्स डिसॉल्व हो गए थे, तो इसलिए फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी न्यूज में था, ठीक है। तो इसका पावर जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है कि वो न्यू डिस्ट्रिक्ट, ये पार्लियामेंट के पास पावर नहीं। पार्लियामेंट चाहे तो क्रिएट कर सकती है, लेकिन पार्लियामेंट नहीं करती है नॉर्मली, ये स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार हो जाता है। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो न्यू डिस्ट्रिक्ट क्रिएट कर सकती है, या किसी एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट को अल्टर या एबॉलिश कर सकती है। चेंजेस को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या स्टेट असेंबली में लॉ पास करके ये काम किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट रिलेटेड टू रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, मतलब कोर्ट की क्या क्या प्रोनाउंसमेंट्स रही है। एक बेरूबेरी यूनियन केस 1960 का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि पार्लियामेंट जो पावर है कि किसी एरिया का किसी स्टेट का एरिया डिमिनिश करने की, क्योंकि पार्लियामेंट का पावर किसी स्टेट के एरिया को डिमिनिश करने की भी है, उसको एनलार्ज करने की भी है, ठीक है, दोनों की पावर है उसके पास। तो ये पावर जो है ये इस चीज को कवर नहीं करता कि इंडियन टेरिटरी को किसी फॉरेन कंट्री को दे दिया जाए, ठीक है। मतलब क्योंकि आर्टिकल 3 में ये तो मेंशन्ड है कि पार्लियामेंट के पास पावर है किसी स्टेट की एरिया डिमिनिश कर दे। ऐसा होगा तो फिर धीरे धीरे देश तो किसी और को देते रहेंगे, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेरूबेरी यूनियन केस 1960 में कहा गया था। फिर ठीक एक तो ये, फिर दूसरा, इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू फॉरेन स्टेट ओनली बाय अमेंडिंग, अगर अमेंड करना भी है, सॉरी अगर देना भी है सीड करना, क्योंकि जैसे अभी एक आर्टिकल, एक अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसमें कुछ एरियाज जो हैं वो हमने बांग्लादेश को दिए थे, और कुछ वहां से वापस भी लिए थे, तो कुछ मिले थे हमें, ठीक है। वो आप एक बार पढ़ना, 100th अमेंडमेंट एक्ट, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो उस वो करने के लिए अगर ऐसा करना है तो अमेंडमेंट लाना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। फिर कंसिक्वेंटली 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 1960 का, वो भी इनेक्ट किया गया था, क्योंकि कुछ सर्टेन एरियाज पाकिस्तान को ट्रांसफर करने के लिए। ये उस समय का मैटर है कि जब कुछ एरियाज थे ऐसे, कुछ गांव थे एक्चुअली जो पाकिस्तान को ट्रांसफर करना था, और हमें उसके उसके बदले तो मैं एक सेकंड आपको समझा ही देता हूँ, ये 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1960 की कहानी क्या थी। ये इसके बैकग्राउंड जो है, पाकिस्तान पार्टीशन के बाद का कंफ्यूजन था। इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन 1947 में हुआ, सबको पता ही होगा। तो 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो दोनों देशों के बीच एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ की गई, जिसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, ये भी पता ही होगा आपको। लेकिन ग्राउंड लेवल पे कुछ एरियाज क्लियर नहीं थे,
वो एरिया इंडिया के होंगे या पाकिस्तान के, तो ये कंफ्यूजन था। ठीक है, तो एक ऐसा डिस्प्यूटेड एरिया था बेरूबेरी यूनियन का, जो वेस्ट बंगाल में लाई करता है, और कुछ एरियाज असम के जो आज के मेघालय के भी डिस्प्यूटेड थे। ठीक है, तो 1958 में क्या हुआ, नेहरू नून एग्रीमेंट हुआ। इंडिया के पीएम जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के पीएम फिरोज खान नून ने मिलकर के एक एग्रीमेंट साइन किया। ठीक है, 1958 में। और उस एग्रीमेंट के मुताबिक क्या हुआ था कि इंडिया कुछ एरिया जैसे बेरी बेरी यूनियन हुआ, उसका आधा हिस्सा पाकिस्तान को देगा। ठीक है, पाकिस्तान भी कुछ इनक्लेव्स इंडिया को रिटर्न करेगा। अभी जो मैं आपको 100th अमेंडमेंट की बात बता रहा था, वो भी कुछ एनक्लेव्स के ही थे। बांग्लादेश से लैंड डिस्प्यूट सेटल हुआ था, उस जमीन को एनक्लेव्स कहते हैं। एनक्लेव्स क्या होते हैं, इसके डिटेल में बाद में जाएंगे, अभी फिलहाल ये कहानी समझते हैं। ठीक है, लेकिन जब पाकिस्तान, ये भी बात हुई कि पाकिस्तान भी कुछ इंडिया को एनक्लेव्स रिटर्न करेगा, लेकिन यहाँ एक लीगल दिक्कत आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने बोला रुको जरा, सबर करो, ऐसे थोड़ी तुम कुछ भी दान करते चले जाओगे। तो राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा, क्या हम बिना कॉन्स्टिट्यूशन बदले किसी देश को अपनी जमीन दे सकते हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला, नहीं, इंडियन टेरिटरी को दूसरे देश को देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट जरूरी है। आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही बात मैं कह रहा था कि यहाँ पे बेरूबेरी यूनियन केस में ये बात हुई थी। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1960 का, ताकि कि ये जो लैंड ट्रांसफर है उसको लीगलाइज किया सके। ठीक है, पार्लियामेंट ने नाइन्थ अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया। ठीक है, आर्टिकल फर्स्ट और फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, ताकि इंडिया ऑफिशियली कुछ डिस्प्यूटेड एरियाज जैसे बेरूबेरी यूनियन का पार्ट हुआ वो पाकिस्तान को दे सके। अब इसका इम्पैक्ट क्या था, बॉर्डर इश्यूज सॉल्व करने की कोशिश की गई थी। इंडिया पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस उस समय थोड़े इंप्रूव हुए थे, लेकिन थोड़े इम्प्रूव क्या हुए थे, आज भी तो ऐसे ही बवाल चल रहा है। भिखमंगे हैं, हमेशा ही रहेंगे, कितना भी देते रहो उनको। बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि हमारी जमीन ऐसे कैसे दे दी। ठीक है, तो बवाल उस समय भी चल रहा था, तो ये आज भी चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस कहानी को खत्म करते हैं। ये जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट रिगार्डिंग टू रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ये कंप्लीट हो गया आपका। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ठीक है, या कमिटीज। ये क्या है, एस के धार कमीशन 1948 का। ठीक है, एस के धार कमीशन 1948 का, इन्होंने रिकमेंड किया कि रीऑर्गेनाइजेशन लिंग्विस्टिक फैक्टर्स के बजाय एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पे होना चाहिए। और ये सही भी बात है, क्योंकि लिंग्विस्टिक फैक्टर्स पे होगा तो अभी देख रहे हो कितना बवाल चल रहा है। जेवीपी कमेटी, ठीक है, इस नेम्ड आफ्टर जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया के नाम पे है ये। ठीक है, ये 1948 की कमेटी है। इसमें स्टेट्स के रिऑर्गेनाइजेशन के बेसिस के रूप में लैंग्वेजेस को इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। फिर फजल अली कमीशन आया 1953 में। इन्होंने स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन के लिए चार फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए, कंट्री की यूनिटी और सिक्योरिटी को प्रिजर्व करना और उसको स्ट्रेंथन करना, लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजिनिटी की बात, फिर फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसंट्रेशन, फिर कंट्री और नेशन एज अ होल के पीपल के वेलफेयर और प्लानिंग का कमीशन। ठीक है, फजल अली कमीशन ने 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज के फॉर्मेशन की रिकमेंडेशन की, और पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के थ्रू इसकी रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट भी किया। ठीक है, तो उस समय काफी बवाल भी चल रहा था, ये फजल अली कमीशन और ये जो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का 7th हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। इस समय हमारे इंडिया के सदर्न पार्ट के एक काफी फेमस नेता थे श्री रामलू, उनकी भी डेथ हुई थी इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो वो भी काफी लंबी स्टोरी है, तो उस पर भी नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हो गया। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जुडिशरी पे। ठीक है, जुडिशरी में जो पहला टॉपिक है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का। ये न्यूज में क्यों है, न्यूज में इसलिए क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन मीडिएशन ट्रेनिंग वेब पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, इसे नालसा और मीडिएशन एंड कॉन्सिलेशन प्रोजेक्ट कमेटी एमसीपीसी के कोलैबोरेशन पे डेवलप किया गया है। ठीक है, और एमसीपीसी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2005 में कॉन्स्टिट्यूट किया था, और किया था कंट्री में मीडिएशन और कॉन्सिलेशन के इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन को ओवरसी करने के लिए, देखने के लिए। ठीक है, और ये लीगल प्रोफेशनल्स को देश भर में मीडिएशन की कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है और अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को प्रमोट करता है। ठीक, अब अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है क्या, एडीआर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिस्प्यूट्स को कोर्ट रूम के बाहर एड्रेस और सेटल किया जाता है।
ठीक है, ये सिविल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल एक्सेट्रा सभी टाइप के मैटर्स को रिजॉल्व करने का ऑफर करता है, और डिस्प्यूट कम्युनिकेट और रिजॉल्व करने के लिए न्यूट्रल थर्ड पार्टी का यूज करता है। ठीक। अब टाइप्स ऑफ एडीआर में देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ एडीआर कौन कौन से हैं। और एडीआर यानी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के एक एक सेकेंड, सॉरी। हाँ, तो सबसे पहला आते हैं हम आर्बिट्रेशन पे। इसमें एक न्यूट्रल आर्बिट्र होता है जो दोनों पार्टीज की बात सुनता है, एविडेंस को कंसिडर करता है और फिर एक डिसीजन देता है जिसे अवार्ड कहते हैं। ठीक है, वो ट्रॉफी वाला अवार्ड नहीं, सेंटेंस होता है वो अवार्ड, डिग्री होता है वो award, ठीक है। ये एक फॉर्मल प्रोसेस होता है जिसमें प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस भी जरूरी होता है। ठीक है, आर्बिट्रेशन में। फिर मीडिएशन पे आते हैं। तो मीडिएशन एक बहुत ही फ्लेक्सिबल प्रोसेस है, जिसे कभी भी डिस्प्यूट के दौरान यूज किया जा सकता है, और इसमें मीडिएटर दोनों तरफ की बातें सुनता है और एक म्यूचुअल एग्रीमेंट तक पहुंचने में हेल्प करता है। लेकिन फाइनल डिसीजन पार्टीज खुद ही लेती हैं, किसी और के द्वारा नहीं इम्पोज किया जाता है वो, जैसा कि आर्बिट्रेशन में होता है। ठीक है। फिर कॉन्सिलिएशन की बात करते हैं, तो इसमें भी एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है जो दोनों तरफ से बात करके उन उनके इंफॉर्मेशन और सेटलमेंट ऑप्शंस को एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। ठीक है, कॉन्सिलेटर एक्टिवली सजेस्ट भी कर सकता है कोई अगर सोल्यूशन उसके दिमाग में है तो। ठीक है, जो पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं। फिर नेगोशिएशन, ये सबसे इनफॉर्मल तरीका होता है जिसमें दोनों पार्टीज डायरेक्टली आपस में या अपने लॉयर्स के थ्रू बात करते हैं, और इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती, डायरेक्ट डिस्कशन, डायरेक्ट सोल्यूशन। ठीक है। फिर कोलैबोरेटिव लॉ के बारे में बात करते हैं। कोलैबोरेटिव लॉ जो है ये थोड़ा यूनिक है, इसमें हर पार्टी को एक कोलैबोरेटिव अटॉर्नी मिलता है, और ये दोनों पार्टीज म्यूचुअली एग्री करते हैं कि कोर्ट नहीं जाएंगे, दोनों तरफ से मिलकर सोल्यूशन निकालेंगे बिना किसी लिटिगेशन के। ठीक। उसके बाद फिर एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क्स ऑन आर्बिट्रेशन पे देख लेते हैं। सबसे पहला जो है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक क्या है? आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996, यूएन सिट्राल मॉडल लॉ के अकॉर्डिंग जो सभी काइंड्स ऑफ आर्बिट्रेशन इंक्लूडिंग कमर्शियल डिस्प्यूट्स पर एप्लीकेबल है। ठीक है। और इस एक्ट में 2015, 2019 और 2021 में अमेंडमेंट्स किए गए हैं। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2021 उन केसेस में आर्बिट्रल अवार्ड्स के एनफोर्समेंट का अनकंडीशनल स्टे अलाउ करता है, जहां आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट या अवार्ड इटसेल्फ फ्रॉड या करप्शन के थ्रू ऑब्टेन किया गया हो। ठीक है। और ये जो अमेंडमेंट है अक्टूबर 23 2015 से रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्टिव है, ये अमेंडमेंट जो है। ठीक। उसके बाद फिर न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर एक्ट 2019 जो इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन को फैसिलिटेट करता है, ये न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। ठीक। और उसके बाद फिर इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन, ये सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, और जहाँ पे भी आर्बिट्रेशन काम होता है, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन का। ठीक है। फिर ग्लोबल आर्बिट्रेशन पे आते हैं। ग्लोबल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो 1923 में इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, और उसका फिर दूसरा है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पीसीए जो 1899 में कन्वेंशन फॉर पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स के द्वारा हेग में स्टैब्लिश किया गया था। इसमें इंडिया एज अ पार्टी। ठीक। फिर यूएन सेट्रल मॉडल लॉ। ठीक है, ये ऑन इंटरनेशनल कमर्शियल मीडिएशन एंड इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट्स, तीन ये हो गए। ठीक। ये तीन आपके ग्लोबल फ्रेमवर्क्स हो गए और तीन आपके डोमेस्टिक फ्रेमवर्क्स हो गए आर्बिट्रेशन के। तो इनके नाम आपको उसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, चार पांच बार पढ़ोगे आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और आर्बिट्रेशन से रिलेटेड चीजें हैं, ये इतना ध्यान रखना है। आर्बिट्रेशन क्या है ये भी याद रखना है, एक तरह से एडीआर का फॉर्म है। ठीक। और ये एडीआर के 5 फॉर्म्स आपको याद रखने हैं। इसके अलावा कुछ इसमें ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है आपको। फिर मीडिएशन एक्ट पे आते हैं 2023। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2023 में भी न्यूज में रहा है, 2024 में भी न्यूज में रहा है। यूपीएससी ने अभी तक इस पे सवाल ज्यादा नहीं पूछा है, डायरेक्टली नहीं पूछा है, तो इसलिए थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ोगे। उसके बाद में फिर इस पे आते हैं न्यूज में क्यों है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने मीडिएशन एक्ट 2023 को एसेंट दे दिया है, जो इंडिया में एडीआर के प्रेफर्ड मॉडल के रूप में मीडिएशन को प्रमोट करने के लिए होगा। ठीक है। की हाइलाइट्स क्या है? इसमें मीडिएशन को डिफाइन किया गया है, और मीडिएशन, प्री लिटिगेशन मीडिएशन, ऑनलाइन मीडिएशन और कम्युनिटी मीडिएशन एक्सप्रेशन ये सब इंक्लूड हैं। और पार्टीज एक मीडिएटर के रूप में रेफर्ड थर्ड पर्सन के असिस्टेंस से अपने डिस्प्यूट का एमिकेबल सेटलमेंट रीच करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मतलब बराबर बराबर कि जो दोनों के लिए संभव हो,
ऐसा सेटलमेंट रीच करने की कोशिश करते हैं वो। फिर वॉलेंट्री प्री लिटिगेशन मीडिएशन पे आते हैं। तो इसमें पार्टी किसी कोर्ट या सर्टेन ट्रिब्यूनल को अप्रोच करने से पहले मीडिएशन द्वारा सिविल या कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स को सेटल करने की कोशिश कर सकते हैं। और डिस्प्यूट्स, फिर तीसरा आता है डिस्प्यूट्स नॉट फिट फॉर मीडिएशन। इसमें ऐसे डिस्प्यूट्स इंक्लूड है जैसे कि माइनर या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के अगेंस्ट कोई क्लेम हो, या क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इन्वॉल्व हो, या थर्ड पार्टीज के राइट को इफेक्ट कर रहा हो। ठीक है, तो ये इसमें डिस्प्यूट दीज डिस्प्यूट्स आर नॉट फिट फॉर मीडिएशन। फिर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करें तो मीडिएशन जो है कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन के कोर्ट या ट्रिब्यूनल के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर ही प्लेस होगा, अंदर ही होगा, अनलेस पार्टीज एग्री, या अदरवाइज ऑनलाइन मोड में मीडिएशन भी अंडरटेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन हो गया। फिर टाइमलाइन क्या होगी मीडिएशन कंडक्ट करने की? मीडिएशन जो है 120 दिन के अंदर कंप्लीट करना होगा, जिससे पार्टी की कंसेंट से अगले 60 दिन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। मतलब टोटल 180 दिन में फिर भी मीडिएशन कम 6 महीने के अंदर मीडिएशन कंप्लीट करना होगा। ठीक है, कोई भी पार्टी 2 सेशंस के बाद मीडिएशन से विड्रॉ कर सकती है। और कोर्ट एनेक्स मीडिएशन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा फ्रेम रूल के अकॉर्डिंग कंडक्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, फिर अगला जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात की गई है इसमें, इस एक्ट में। तो इसमें जो मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया, तो उसके उसके जो मेंबर्स होंगे वो इस तरह होंगे। इसमें एक चेयरपर्सन होंगे, 2 फुल टाइम मेंबर्स होंगे मीडिएशन या एडीआर में एक्सपीरियंस के साथ। एडीआर मतलब अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ठीक है, और एक पार्ट टाइम मेंबर होगा इंक्लूडिंग लॉ सेक्रेटरी, और एक एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, और 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी शामिल होंगे। ठीक है, मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया में। फिर अगला जो इस एक्ट में बात की गई है, मेडिएशन सर्विस प्रोवाइडर्स की बात की गई है। ये कौन होंगे? एज अ बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन जो मेडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मेडिएशन कंडक्ट करने के लिए रिकॉग्नाइज्ड हो, और मेडिएशन लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत कॉन्स्टिट्यूटेड अथॉरिटी द्वारा भी किया जा सकता है। इसकी बात की गई है। ठीक है, फिर एनफोर्सेबिलिटी की बात करते हैं तो मीडिएशन से रिजल्ट होने वाले एग्रीमेंट्स बाइंडिंग होंगे और कोर्ट जजमेंट्स की तरह एनफोर्स किए जा सकते हैं। ऐसे नहीं मौज मस्ती में आके मेडिटेशन करा के चले गए, फिर कल को फिर दोबारा कोर्ट में आ गए कि नहीं नहीं हमारा, हम सेटिस्फाइड नहीं है। अगर वर्डिक्ट आ गया, ठीक है, तो उसको या तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के बिफोर 90 दिन के अंदर चैलेंज करो। अगर नहीं चैलेंज कर रहे हो तो एंड वो एंड बाइंडिंग होंगे, एनफोर्सेबल होंगे। ठीक है, जैसे कि कोर्ट का जजमेंट्स होते हैं वैसे ही। और हाँ, मीडिएटेड सेटलमेंट जो है वो सिर्फ फ्रॉड, करप्शन, इम्पर्सनेशन और डिस्प्यूट्स जो मीडिएशन के ग्राउंड्स पर फिट नहीं होते हैं, उन्हीं ग्राउंड पर चैलेंज किया जा सकते हैं। ऐसे नहीं कि कुछ भी कोई नॉर्मल मीडिएशन भी आया उसको भी आपको नहीं पसंद आया तो बाद में आप जाके 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, 40 दिन बाद फिर आप जाकर के उसको चैलेंज कर दे रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये काफी सही भी है। इससे कोर्ट के जो केसेस हैं वो भी कई काफी कम होने की चांसेस हैं इसमें। ठीक है, फिर लोक अदालत पे आते हैं। ये उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ क्योंकि स्टैटिक से रिलेटेड ज्यादा है, लोक अदालत के सवाल यूपीएससी कम ही पूछती है। अभी तक तो बहुत कम पूछी पूछी है, लेकिन बहुत कम पूछी है। तो उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, देख लेते हैं, अगर न्यूज में है तो देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 75th ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट पर डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए स्पेशल लोक अदालत को ऑर्गेनाइज किया हुआ था। ठीक है, और लोक अदालत है क्या? लोक अदालत को हिंदी में लोक अदालत, अंग्रेजी में पीपल्स कोर्ट। लोक मतलब पीपल, ठीक है, अदालत मतलब कोर्ट। तो लोक अदालत जो है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म में से एक है। ठीक है, और इसका जो स्टैब्लिशमेंट है वो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला हुआ है। ठीक, और 2002 में इस एक्ट को अमेंड किया गया था पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए परमानेंट लोक अदालत स्टैब्लिश करने के लिए, जो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स के तहत गाइड होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर पावर्स इसकी क्या है? तो दे आर नॉट बाउंड बाय सीपीसी, मतलब वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंतर्गत में उसके पावर उसके उससे की वजह से वो बाउंड नहीं है। ठीक है, वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे भी काम करते हैं, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इस पे भी नहीं बाउंडेड है वो। ठीक है, और इसका जो पावर होता है एक सिविल कोर्ट के पावर के बराबर ही है। ठीक, और लोक अदालत के द्वारा दिया गया डिसीजन जो है वो फाइनल होता है, बाउंडिंग होता है, और इसके अगेंस्ट कोई अपील भी नहीं की जा सकती। अगर आपको उसके डिसीजन के अगेंस्ट को, अगर आप मान लो आप सेटिस्फाइड नहीं हो डिसीजन से, तो आप फ्रेश केस फिर से लड़ो स्टार्टिंग से लेकर के। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है कोर्ट्स के ऊपर से केसेस का पेंडेंसी को डाउन करने के लिए। ठीक है, अच्छा तरीका है ये वैसे भी।
और केस जो रेफर्ड होते हैं लोक अदालत के लिए वो क्या क्या होती हैं। तो कोई भी केस जो किसी कोर्ट के बिफोर पेंडिंग हो, कोई भी डिस्प्यूट जो किसी कोर्ट के सामने नहीं लाया गया हो और जिसे कोर्ट के बिफोर फाइल करना करा किया जाना संभव हो, ठीक है। फिर किस तरह के केसेस होते हैं, नेचर ऑफ केसेस क्या होते हैं उनके। तो या तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होते हैं, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स होते हैं, लैंड एक्विजिशन होते हैं, एक्सेट्रा। अच्छा, इसके रिगार्डिंग एक फैक्ट है कि जो पहली लोक अदालत जो है वो 1982 में जूनागढ़ गुजरात में हुई थी। ये फैक्ट याद रखना बस। फिर फ्री लीगल एड के बारे में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिजन इनमेट्स के लिए फ्री लीगल एड के एसेस को इंश्योर करने के लिए लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को डायरेक्शंस इशू किए हुए हैं, तो इसलिए न्यूज में है। फ्री लीगल एड है क्या? तो ये उन इंडिविजुअल्स को फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो लीगल रिप्रेजेंटेशन या जस्टिस सिस्टम तक एसेस नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है इंडिया में गरीबी बहुत ज्यादा है। हाँ, हम बीपीएल से काफी ज्यादा लोग धीरे धीरे बाहर हो रहे हैं, पर बीपीएल का क्राइटेरिया ही बहुत लो है। तो सोचो बहुत सारे ऐसे अपने देश में हैं जो अगर कोर्ट सिस्टम में फंस गए तो फिर उनका जीवन की पूरी जमा पूंजी खत्म हो जाती है। कई कई पुश्तों तक, वो कई जनरेशंस तक फिर वो गरीबी में रहते हैं। तो ऐसे और वो फिर वो उनको जस्टिस दिलाने के लिए फ्री लीगल एड की बात सुप्रीम कोर्ट ने करी हुई है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में फिर आते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या क्या हैं लीगल एड के लिए। तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 का ये फोर्स में आई है 1995 में। सोसाइटी के वीकर सेक्शंस को फ्री और कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एलएसए कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, ठीक है। इसके अंदर नालसा है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, स्टेट लीगल सर्विस सर्विस अथॉरिटी एक्ट सालसा, और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट डालसा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं, ठीक है। सेक्शन 341 और 341 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें कुछ केसेस में स्टेट एक्सपेंस पर एक्यूज को लीगल एड, जहां एक्यूज के पास लीगल एंगेजमेंट के लिए मींस की कमी हो, पैसे नहीं हो, ठीक है। फिर गवर्नमेंट स्टेप्स टेकन फॉर लीगल एड, जैसे डिजाइनिंग इनोवेटिव सोल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस इन इंडिया, दिशा स्कीम। फिर टेली लॉ, न्याय मित्र प्रोग्राम, लोक अदालत एक्ट वगैरह, ये सब गवर्नमेंट की स्कीम्स है। ये जब स्कीम्स पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। फिर नालसा के बारे में थोड़ा जानते हैं क्या है। ये लीगल सर्विसेज एक्ट 1987 के तहत कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, सॉरी, के तहत कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, याद रखना, स्टैट्यूटरी बॉडी है जो सोसाइटी के वीकर सेक्शंस को फ्री और कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके फंक्शंस क्या हैं? इसके फंक्शंस हैं स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के लिए पॉलिसीज, प्रिंसिपल, गाइडलाइन फॉर्मुलेट करना और इफेक्टिव स्कीम्स को फ्रेम करना, ताकि पूरी कंट्री में जो लीगल सर्विसेज प्रोग्राम्स हैं उसको इम्प्लीमेंट किया सके और यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंट किया सके, ठीक है। और लीगल एड प्रोग्राम्स के इम्प्लीमेंटेशन को सिर्फ मॉनिटर करना और उसको इवेल्युएट करना भी इसका काम है, ठीक है। और फिर डिस्प्यूट्स के एमिकेबल सेटलमेंट के लिए भी लोक अदालत का को ऑर्गेनाइज कराना, वो भी नालसा का की ड्यूटी होती है, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूट ये रह गया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है लीगल एड के रिगार्डिंग। आर्टिकल 21 है फंडामेंटल राइट में, और एक डीपीएसपी में है आर्टिकल 39A, ठीक है। ये दोनों आर्टिकल्स मैंने पढ़ाए हुए हैं, तो इसको मैं नहीं अभी कवर करूंगा, तो इसको आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ करके। फिर एलिजिबिलिटी क्या है फ्री लीगल एड की। एलिजिबिलिटी देखो कौन कौन एलिजिबल है। बच्चे या वुमेन एलिजिबल हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फिर इंडस्ट्रियल वर्कमैन, जो काम कर जो क्या कहते हैं कामगार होते हैं, मजदूर होते हैं वो, ठीक है। मेंटली इल या अदरवाइज कोई डिसेबल्ड पर्सन हुआ, किसी तरह का दिव्यांग व्यक्ति हुआ, तो वो एलिजिबल होगा। अगर मेंटली इल हुआ तो वो भी एलिजिबल होगा। फिर ट्रैफिकिंग या ह्यूमन बींग्स या बेगार से अफेक्टेड व्यक्ति, ठीक है, वो भी एलिजिबल होंगे इसके लिए। उसके बाद फिर शेड्यूल ट्राइब के मेंबर्स भी एलिजिबल होंगे। विक्टिम्स ऑफ मास डिजास्टर, जैसे वायलेंस हो गया, फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक, इंडस्ट्रियल डिजास्टर, इन सब के लोग भी एलिजिबल होंगे। फिर पर्सन इन कस्टडी इन प्रोटेक्टिव होम, जुवेनाइल होम या फिर साइकेट्रिक हॉस्पिटल में, ये भी एलिजिबल होंगे, ठीक है। और ऐसे भी लोग जिनका एनुअल इनकम लेस देन प्रेस्क्राइब्ड रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के इनकम से कम है, या फिर उनका केस किसी दूसरे कोर्ट के पास है सुप्रीम कोर्ट के अलावा, और लेस देन 5 लाख की इनकम है उसकी, अगर इफ लेस देन 5 लाख तक का वो केस है, ठीक है, तब भी, अगर केस इज बिफोर सुप्रीम कोर्ट तब। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई केस है जिसकी
वैल्यू है 5 लाख से कम तक की, तो भी वो एलिजिबल रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट के पास है, उसकी केस उस अमाउंट के आसपास की है, तो भी वो लीगल एड के लिए एलिजिबल रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी फॉर फ्री लीगल एड। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ट्रिब्यूनल सिस्टम इन इंडिया। ट्रिब्यूनल है क्या, ये मेंस में भी एक क्वेश्चन आया था 2023 में ही, 23 या 24 में, ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस के बारे में। तो ट्रिब्यूनल सिस्टम और मेंस में जो क्वेश्चन आता है, तो चांसेस रहता है, कुछ कुछ क्वेश्चंस के चांसेस रहते हैं मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो नेक्स्ट ईयर के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आपने मेंस के प्री वाई क्यूज देखे होंगे, तो ये भी आप मतलब उससे थोड़ा ये गैस वर्क आपका ये भी देख सकते हो कि एक साल के प्रीलिम्स मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ, अगले साल के प्रीलिम्स में उसके पूछे जाने के चांसेस उस टॉपिक पे हो जाते हैं थोड़े। एक आध दो मिल जाएगा आपको, या फिर उस साल नहीं तो उसके अगले साल पूछ ही लेता है, तो ट्रिब्यूनल सिस्टम थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको भी ध्यान से सुनना। ठीक है, ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने होल्ड किया कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985 के तहत कंटेम्प्ट ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करता है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के बिफोर ही लाई करता है, हाई कोर्ट्स के आगे नहीं लाई करता। ठीक है, और अबाउट ट्रिब्यूनल सिस्टम इन इंडिया, इसके बारे में बात करें तो ये इसका नेचर जो होता है, क्वाजा जुडिशियल बॉडी होती है। ठीक है, और जुडिशरी का केस लोड रिड्यूस करना और इसके टेक्निकल मैटर्स के लिए सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज लाना, ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल इसका रिकॉग्निशन आर्टिकल 323 ए और आर्टिकल 323 बी, ये दोनों इसके कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन है। स्कैट जो है आर्टिकल 323 ए के तहत स्टैब्लिश किया गया हुआ है। और कैट का जो ज्यूरिसडिक्शन होता है, यूनियन के अफेयर्स या गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर अदर अथॉरिटीज के कनेक्शन में पब्लिक सर्विसेज और पोस्ट पर अपॉइंटेड पर्संस की सर्विसेज कंडीशन और रिक्रूटमेंट के रिस्पेक्ट में डिस्प्यूट्स और कंप्लेंट्स का एजुडिकेशन, ये इसका जुरिसडिक्शन होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव कैट का। ठीक है, और 2010 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था कि आर्टिकल 323 बी के अंडर में जो सब्जेक्ट मैटर एक्सक्लूसिव नहीं है, और लेजिस्लेचर्स को एम्पावर किया गया है कि वो सेवेंथ शेड्यूल में स्पेसिफाइड अपने परव्यू के अंडर किसी भी सब्जेक्ट मैटर पर ट्रिब्यूनल्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसकी जुरिस्डिक्शन की बात कर लेते हैं, तो हर ट्रिब्यूनल का अपना डेजिग्नेटेड एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज के अंदर केसेस सुनने और डिसाइड करने का स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन दिया गया है। ठीक, कुछ ट्रिब्यूनल्स के पास एपिलेट जुरिस्डिक्शन होता है, इसका मतलब वो लोअर अथॉरिटीज या गवर्नमेंट बॉडीज द्वारा लिए गए डिसीजंस की अपील सुन सकते हैं। और अपील्स जो है, अपील्स वाले सेक्शन पे देखते हैं, तो ट्रिब्यूनल से अपील यूजुअली कंसर्न्ड हाई कोर्ट के पास लाई करता है। हालांकि कुछ लॉ स्पेसिफाई करते हैं कि अपील्स डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुने जाएंगे, हाई कोर्ट के पास नहीं जाएंगे। अब ट्रिब्यूनल्स और कोर्ट्स के बीच का डिफरेंसेस देख लेते हैं। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट पे देखें तो ये ट्रिब्यूनल्स जो है दे आर एस्टेब्लिश बाय एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, और कोर्ट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ही एस्टेब्लिश किया हुआ है। ठीक है, और एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट में कौन कौन से, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू इंसर्ट किए गए बाय एडिंग 323 323 ए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बोथ एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल, एंड 323 बी फॉर अदर मैटर्स लाइक टैक्सेशन, लैंड रिफॉर्म्स एक्सेट्रा। ठीक है, और इसका रिकमेंडेशन सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने दिया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे आते हैं, फीचर ये हो गया। फिर पर्पस, पर्पस के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट देखें तो ट्रिब्यूनल स्पेसिफिक मैटर्स पर डिस्प्यूट्स और कंप्लेंट्स का रिजॉल्व करना काम होता है, और कोर्ट्स में अपनी जुरिस्डिक्शन में लॉ एंड ऑर्डर को इंटरप्रेट करना और मेंटेन करना और सिविल और क्रिमिनल केसेस पर डिसीजन देना। ठीक है, फिर प्रोसीजरल कंप्लायंस पे आए। प्रोसीजरल कंप्लायंस में अब ट्रिब्यूनल्स स्पेसिफिक प्रोसीजर से बाउंड नहीं होते हैं, नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से गवर्न होते हैं। ठीक, और कोर्ट्स जो है प्रोसीजर कोर्ट से बाउंड है। अच्छा, ये प्रिंसिपल्स डॉक्ट्रिन्स वगैरह इन सब का मैं एक अलग क्लास ले लूंगा, सारे इसमें मैक्सिमम डॉक्ट्रिन्स और प्रिंसिपल्स समझा दूंगा मैं, जो अभी तक यूपीएससी में आए हैं, अभी डिटेल में नहीं जाएंगे किसी पे। ठीक है, फिर मेंबर्स में आते हैं, तो ट्रिब्यूनल्स जो है जुडिशियल और स्पेशल नॉलेज वाले एक्सपर्ट्स का मिक्स होता है, और कोर्ट्स में सिर्फ जुडिशियल वाले लोग होते हैं। ठीक है, और पावर जो होती है, लॉज जिसके अंदर वो सेट किए गए हैं उन तक लिमिटेड होती है ट्रिब्यूनल्स के केस में। ठीक है, और कोर्ट की जो पावर होती है वो डिसीजन करने से पहले सभी इनेक्टेड लॉज का यूज करने की पावर होती है उनके पास। फिर आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, बेल पे। ठीक है, बेल का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना होता है।
while ensuring कि एक्यूज ट्रायल के दौरान अवेलेबल रहे। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के कंटेक्स्ट में बेल जो है एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है। ठीक है, अब देखते हैं न्यूज में क्यों है। न्यूज में इसलिए क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2 जज की बेंच में जलालुद्दीन खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में रूल किया है कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। मतलब इवन इन स्पेशल स्टैट्यूट्स लाइक यूएपीए 1967। ठीक है, और इसके बारे में और देखते हैं। न्यूज में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि डिजर्विंग केसेस में बेल डिनाई करना आर्टिकल 21 के तहत राइट्स का वायलेशन है। लीगल प्रोविजंस क्या है बेल को लेकर के। बेल इन बेलेबल ऑफेंस सेक्शन 479 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 में मैक्सिमम पीरियड जिसके लिए अंडर ट्रायल प्रिजनर को डिटेन किया जा सकता है वो इम्प्रिजनमेंट की मैक्सिमम पीरियड का 1/2 है। फिर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स को बेल दी जाएगी अगर उन्हें इम्प्रिजनमेंट की मैक्सिमम पीरियड के 1/3 से ज्यादा के लिए डिटेन कर दिया गया हो। ठीक है, स्पेशल लॉ जैसे पॉस्को एक्ट हो गया 2012 का, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गया, उसके बाद में फिर 2005 का एटसेट्रा में इसमें बेल ग्रांट करने के लिए इससे रिलेटेड प्रोविजंस दिए हुए हैं। फिर फॉर्म्स ऑफ बेल में आते हैं तो देखो 4 तरह की बेल्स होती हैं। एक होता है रेगुलर बेल, ये बेल उन व्यक्तियों को मिलती है जो ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं। इसमें कोर्ट इवेल्युएट करता है कि क्या एक्यूज्ड को कस्टडी में रुकना जरूरी है या नहीं। ठीक है, फिर एंटिसिपेटरी बेल, ये सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी के अंडर मिलता है। ठीक है, सेक्शन आप ध्यान चाहो तो ये नोट बना के लिख लेना, कहीं जरूरत है भी नहीं, लेकिन हाँ ठीक है लिख लेना, क्या पता डाटा की फॉर्म पूछ दे। तो एंटिसिपेटरी बेल सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी के अंडर मिलता है अगर किसी व्यक्ति को अप्रीहेंशन हो कि उसे अरेस्ट किया जा रहा है फॉर अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, तो वो एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। और ये एक प्रिवेंटिव रेमेडी है एंटिसिपेटरी बेल का। मतलब अरेस्ट होने से पहले आप एंटिसिपेटरी बेल लगा दो तो जज के पास, तो आपको पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी। ठीक है, आप फ्री रहोगे। अगर आपने कोई क्राइम नहीं किया है, तो कोई क्राइम किया है तो फिर तो ऑब्वियस सी बात है, नॉन कॉग्निजेबल क्राइम किया तो फिर तो गया। सॉरी, कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो इंटरिम इंटरिम बेल पे आते हैं। तो इंटरिम बेल क्या है। इंटरिम बेल एक टेम्पररी रिलीफ होती है जो रेगुलर या एंटिसिपेटरी बेल का फाइनल डिसीजन पेंड, जब फाइनल या एंटिसिपेटरी बेल का फाइनल डिसीजन पेंडिंग हो तब इंटरिम बेल लगता है। ठीक है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। इंटरिम बेल, एंटिसिपेटरी बेल से पहले आपको इंटरिम बेल मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर डिफॉल्ट बेल, जैसे मान लो एंटिसिपेटरी बेल मिलने में टाइम लग रहा है तो आप इंटरिम बेल के लिए भी उस पीरियड पे अप्लाई कर सकते हो। फिर डिफॉल्ट बेल यानी स्टैट्यूटरी बेल, इसमें क्या होता है, ये सेक्शन 167(2) ऑफ सीआरपीसी के तहत प्रोवाइड किया जाता है। जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट जनरली 60 से 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं करती है तो एक्यूज को डिफॉल्ट बेल लेना एक लीगल राइट बन जाता है। मतलब उस केस में आप डिफॉल्ट बेल के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपका राइट रहेगा, आपको मिल भी जाएगा। आपको नहीं, मतलब भगवान न करे आपके पास ऐसी नौबत आए, मतलब किसी पर्सन को। ठीक है, मेजर्स टेकन फॉर बेल, इसमें क्या होता है, प्ली बार्गेनिंग, डिफेंडेंट और प्रोसिक्यूशन के बीच प्री ट्रायल नेगोशिएशन को एनेबल करता है इसमें। और बीएनएसएस की सेक्शन 290 में प्ली बार्गेनिंग को टाइम बाउंड बनाया गया है और एप्लीकेशन चार्ज के फ्रेमिंग की डेट से 30 दिन के अंदर मेक किया ये बनाया जाता है। ठीक है, ये सिर्फ उन ऑफेंसेस पर अप्लाई होता है जिनकी सजा 7 साल तक की इम्प्रिजनमेंट की होती है। और फर्दर रिस्ट्रिक्शंस हैं इसमें, जिसमें वुमेन, चिल्ड्रन या सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस के क्राइम्स, इन सबको एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है, फिर ई प्रिजन सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो स्टेट अथॉरिटीज को इनमेट्स के डेटा को इफिशिएंटली मैनेज करने में और उसको एसेस करने में ये फैसिलिटी देता है ई प्रिजन सॉफ्टवेयर। ठीक है, रिलेटेड न्यूज इससे है कि सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस बेंच ने बोला कि शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 की सेक्शन 18 के तहत एंटिसिपेटरी बेल पर एप्लीकेबल नहीं होगा अनलेस एक्यूज्ड के अगेंस्ट एक्ट के तहत प्राइमा फेसी केस में मेक आउट न किया गया हो ये चीज। ठीक है, सेक्शन 18 जो है सेक्शन 18 स्टेट्स की सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी जो एंटिसिपेटरी बेल के लिए प्रोवाइड किया जाता है, इस एक्ट के तहत ऑफेंस इन्वॉल्विंग केसेस के रिलेशन में अप्लाई नहीं होगा। और सेक्शन 482 बीएनएसएस 2023 में एंटिसिपेटरी बेल के लिए रिलेवेंट प्रोविजंस नहीं है। तो ये आप इसको सेफली इग्नोर कर सकते हो इन सब चीजों को। एस सी एस टी एंड प्रिवेंशन एक्ट
SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, इस सबको देख लो एक बार ये क्या होता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? SC/ST के मेंबर के अगेंस्ट ऑफेंसेस को प्रिवेंट करना, ठीक है। ऐसे ऑफेंसेस के ट्रायल के लिए स्पेशल कोर्ट्स ऑफ विक्टिम्स की रिलीफ के लिए और रिहैबिलिटेशन के लिए प्रोविजन है इसमें, ठीक है। इसके सेलिएंट फीचर्स क्या है? एक्यूज्ड SC/ST का मेंबर नहीं होना चाहिए, मतलब जो एक्यूज्ड है, मान लो किसी एक SC/ST मेंबर ने दूसरे SC/ST मेंबर को कुछ कह दिया या फिर कोई बात हो गई, तो तो उसके ऊपर शेड्यूल्ड कास्ट SC/ST प्रिवेंशन एक्ट नहीं लगेगा, ठीक है। उसके लिए नॉन SC/ST मेंबर होना चाहिए, या तो OBC हो या फिर जनरल कैटेगरी का हो या फिर ऐसे हो, तभी उस पे लगेगा ये SC/ST एक्ट, ठीक है। और ऑफेंसेस में SC/ST के मेंबर को मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए एम्प्लॉय करना, SC/ST वुमेन को डीटी टेम्पल एक्सेट्रा देवदासी के रूप में डेडिकेट करना, या और भी बहुत सारी चीजें शामिल है, ठीक है। पूरा एक लिस्ट है 50-60 ऑफेंसेस का, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन काफी ज्यादा ऑफेंसेस है उसमें। फिर और ये पब्लिक सर्वेंट्स को SC/ST के मेंबर के ये पब्लिक सर्वेंट्स जो SC/ST के मेंबर नहीं है, उनके द्वारा एक्ट के तहत ड्यूटीज के नेग्लेक्ट करने के लिए पनिशमेंट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद में फिर ये हो गया। फिर आगे आते हैं अदर इम्पोर्टेंट न्यूज में, ग्राम न्यायालय। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।